बेटा इन द रिप्रोडक्शन ऑल्सो, इवन इन द ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो रिप्रोडक्शन जो पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, हाँ, एंड थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब उसमें सबसे फर्स्ट आता है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री मतलब पहले, और फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से पहले के जो इवेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फर्दर 2 इवेंट्स आते हैं बेटा। वन इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस and second is the transfer of gamete. Gametogenesis means formation of gametes, yani either the formation of male gamete that is called as spermatogenesis or the formation of female gamete that is called as oogenesis. ये दोनों प्रोसेस किसके अंदर आते हैं बेटा? गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन। और गैमेट फॉर्मेशन या गैमेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है दैट वी विल स्टडी व्हेन वी विल डू द गैमेटोजेनेसिस इंडिविजुअली। जब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि मेल और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। हाँ, मेल के अंदर तो गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस या जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फीमेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है बेटा, वो व्हेन द फीमेल गर्ल इज इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन यानी फीटस कंडीशन में, व्हेन द फीमेल फीटस इज प्रेजेंट इनसाइड द मदर्स वॉर्म, मदर के यूट्रस में जब प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तभी उसमें गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। दैट आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। सेकेंड होता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट बिकॉज हाउ द मेल गैमेट रीचेस टू द फीमेल गैमेट, और खासकर ट्रांसफर ऑफ गैमेट बेटा इन दोज एनिमल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दोज विच शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो यूजुअली फर्टिलाइजेशन के लिए एक प्रोसेस बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना बच्चे, ये क्वेश्चन आ जाता है। उसमें आता है कि व्हाट एंश्योर द फर्टिलाइजेशन। हम सिंपल कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक चांस प्रोसेस है। तो चांस प्रोसेस है तो कौन एंश्योर करता है कि फर्टिलाइजेशन हो? तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी होती है सिंक्रोनाइजेशन इन गैमेट रिलीज। ये वर्ड है सिंक्रोनाइजेशन इन गैमेट रिलीज। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मीनिंग है? सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग है अगर कोई 2 प्रोसेस चल रहे हैं और दोनों बिल्कुल साथ साथ चले तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन इन गैमेट रिलीज में क्या होगा कि हम ये कह रहे हैं कि जिस टाइम मेल गैमेट रिलीज हुआ है उसी टाइम फीमेल गैमेट भी रिलीज होना चाहिए, क्योंकि जब मेल गैमेट, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों साथ में रिलीज होंगे, एक दूसरे के पास में होंगे, तो ही उनमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे बात आती है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। देखो मेल गैमेट इज सिंथेसाइज्ड इन द मेल एंड फीमेल गैमेट इज सिंथेसाइज्ड इन द फीमेल। अब ये मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होने के लिए जो स्टेप्स या इवेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट? तो हम कहेंगे द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है बेटा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 ऑर्गन्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे बात मैं बता रही हूँ कि अगर गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा है
तो उसको कौन कैरी कर रहा है बेटा? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ओके, तो जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंड हो गया बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। आगे चल के जब उनके कई बार बेटा ये वर्ड जो सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन, इसको सिनोनिम मान लेते हैं। सिनोनिम मतलब कि दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग है, वर्ड्स अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो सिनगैमी इज आल्सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बट एक्चुअली सिनगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल न्यूक्लियस, यानी जब मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है सिनगैमी। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस चलता है बेटा? सिनगैमी। मोस्ट ऑफ द बुक में, लोअर क्लासेस में दीज टू आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। थर्ड आता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट होते हैं? तो सबसे फर्स्ट जो इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज, सिंपली हम कहें एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने लगेगा। जो जाइगोट है इट स्टार्ट डिवाइडिंग, डिवाइड करेगा, वो मॉर्यूला, मॉर्यूला से ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला स्टेज बनाएगा, वो हम पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद में सेकेंड स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो implantation means when the embryo get implanted in the uterus of the mother's uterus। जो मदर है उसके यूट्रस में जब वो इम्प्लांट हो जाता है तो अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल के साथ में by the help of placenta, तो that is called as implantation। ओके, फिर आफ्टर इम्प्लांटेशन जो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट चलता है दैट इज कॉल्ड एज गेस्टेशन। Gestation period is the period in which the embryo, और अभी मैं implantation के बाद हम लोग embryo word ना use करके we use the word fetus, हम लोग word use करते हैं fetus। तो यहाँ पे जो fetus का development चलता है that period is called as gestation period, और gestation period around 270 days का होता है in case of human being। ठीक है, that is of the 9 months। ऑलमोस्ट हम लोग कहते हैं कि 9 months का gestation period होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो चलती है that is called as parturition। PARTURITION, parturition। parturition को सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं डिलीवरी। ठीक है, दैट इज द बर्थ ऑफ द बेबी। तो ये स्टेप्स चलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एज वेल एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन के दौरान। तो ये स्टेप्स करने से पहले हमें बेटा करना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर। तो नाउ फर्स्ट वी आर टेकिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। As I told you earlier कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। तो एक्चुअली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किस ऑर्गन को कहा जाएगा? द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जो गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैमेट के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, that organ is called as primary sex organ। क्वेश्चन बन सकता है बच्चे। तो सिंपली हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नहीं बेटा, a pair of testes, a pair of testes। अब ये याद रखना पेयर ऑफ टेस्टिस स्पेलिंग है TES TES,
अगर अपन एक सिंगल टेस्टिस की बात करते हैं तो स्पेलिंग आती है TESTIS, यानी TESTIS बोलेंगे, इसको भी टेस्टिस, इसको भी टेस्टिस, ओनली स्पेलिंग का डिफरेंस है। ये सिंगल टेस्टिस के लिए होता है और ये पेयर ऑफ टेस्टिस। दोबारा बताना कौन सा क्वेश्चन एनटीसी में आ सकता है? जो हम लोगों ने कहा था कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किन को कहा जाएगा, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच कैन सिंथेसाइज गैमेट, जो गैमेट बनाते हैं उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। गैमेट और साथ में सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। और बाकी जितने भी ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स, गैमेट के ट्रांसफर के लिए, या विच असिस्ट का मतलब होता है हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हुआ बेटा, पेयर ऑफ टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, ये तो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मैं इसको इससे शॉर्ट से लिख रही हूँ, आप मत लिखिएगा क्योंकि याद नहीं रहेगा कि क्या है। फिर आता है बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या होता है, तो हम लेते हैं सबसे फर्स्ट इज द रेटी टेस्टिस। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सबका एग्जांपल बताऊंगी, सबका बताऊंगी बेटा, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ। सेकेंड पोजीशन पर वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया के बाद में एपिडिडाइमस, उसके बाद वास डेफरेंस, इसके बाद में इजैक्यूलेटरी डक्ट, और फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जिसको यूरेथ्रा भी कहा जाता है, लेकिन मैं इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट ही बोल रही हूँ। और फिर वो ओपन हो जाता है अल्टीमेटली यूरिनरी मीटर्स में। तो दीज आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया बेटा, इसके अलावा दे हैव सर्टेन ग्लैंड्स आल्सो, और वो ग्लैंड है बेटा, वन इज द सेमिनल वेसिकल, ये एसेसरी ग्लैंड्स कहलाती है, सेमिनल वेसिकल। सेकेंड इज bulbourethral gland, and third is the prostate gland. ये तीन glands and all these are the tubular part form the secondary sex organ. Okay, तो यूजुअली इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने सीक्वेंस में लिखा है, इस सीक्वेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द पाथवे ऑफ द स्पर्म ट्रांसफर, यानी जो स्पर्म बन रहा है उसका ट्रांसफर का पाथवे क्या है। तो यूजुअली बच्चों को ये याद रहता है कि रेटी टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस में से आया है, एपिडिडाइमस में गया है, इजैक्यूलेटरी डक्ट में, लेकिन बच्चे यूजुअली वास डेफरेंशिया और वास डेफरेंस में गलती कर जाते हैं, वास एफरेंशिया और वास डेफरेंस में गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रेटी टेस्टिस, तो रेटी में ई से खत्म हुआ है ना, तो आप ई से खत्म हुआ है तो आप इसको ई से स्टार्ट करोगे, ठीक है, ई से स्टार्ट करोगे। और यहाँ पे ये एपिडिडाइमस में दो डी है तो आप इसको डी से स्टार्ट करोगे। ये सिर्फ याद रखने के तरीके बता रही हूँ, ऐसा नाम इसलिए नहीं दिया गया कि क्योंकि ये डी से खत्म हुआ इसलिए डेफरेंस, ओनली टू रिमेम्बर इट। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द पाथवे, है ना, कि पाथवे क्या होता है। ये मुकुल जो है बच्चा, हाँ, तो मैं आप लोगों को बताती कि ये सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रहना चाहिए कि सबसे पहले टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होते हैं, comes into the रेटी टेस्टिस से वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमस, then vas deferens, then ejaculatory duct, and then urinogenital duct से it comes out. Now we come on to the next, that is, इसमें सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर करेंगे हम टेस्टिस का। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं बेटा टेस्टिस।
तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगल मतलब हम कहें अ पेयर ऑफ टेस्टिस इन द ह्यूमन बीइंग इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन। तो हम सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन नेचर। Testes are extra abdominal in nature, means the testes are present outside the abdomen. Otherwise, जितने भी reproductive organ होते हैं, they are visceral. Visceral organ होते हैं बेटा. Visceral मतलब the organ which is present inside the visceral cavity. जो stomach वाली cavity है, जिसमें stomach भी present है, उसको हम visceral cavity कहते हैं. लेकिन टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन नेचर। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फीटस का जब तक डेवलपमेंट होता है, ये इंट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी विद इन द एब्डोमेन होता है। ड्यूरिंग द बर्थ और जस्ट बिफोर द बर्थ दिस टेस्टिस डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम सेक, यानी जन्म से पहले एब्डोमेन में से, जैसे अगर सपोज ये एब्डोमेन है और ये आउटसाइड है और ये सपोज टेस्टिस है, ओके, तो ये टेस्टिस अभी इंट्रा एब्डोमिनल है, एब्डोमेन के अंदर है। जैसे ही बर्थ होने वाला होता है तो ये टेस्टिस आ गई कहाँ बेटा? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बाहर, एब्डोमेन के बाहर। तो ऊपर से नीचे आई तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डिसेंट। तो दिस टेस्टिस डिसेंड्स इन द स्क्रोटम, जो इसका पाउच होता है बेटा, टेस्टिस का पाउच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। तो स्क्रोटम इज द पाउच इन विच टेस्टिस आर प्रेजेंट। तो ये जब ड्यूरिंग फीटस जब पूर्ली मैच्योर हो जाता है तो इट गेट डिसेंड्स डाउन, और डिसेंड होके वो कहाँ पे आ जाती है? स्क्रोटम में। इन सम ऑफ द केसेस, मतलब कोई रेयर केसेस होते हैं जिसमें द टेस्टिस फेल टू डिसेंड, यानी टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाती है और स्क्रोटम में नहीं आ पाती। तो जब अगर टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह गए और स्क्रोटम में नहीं आ पाई, तो उस कंडीशन में जो ह्यूमन बीइंग होगा, जो मेल होगा, उसको कहा जाएगा इट सफर्स फ्रॉम और इट शोज क्रिप्टोचाइडिज्म। अब ये क्यों कहलाएगा क्रिप्टोचाइडिज्म, या क्या होता है कि अगर टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, अगर टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर नहीं आ पाए तो क्या होता है? और सबसे पहली चीज, व्हाई द टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन नेचर, इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज कि टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन नेचर बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, दो चीज, फॉर्मेशन के लिए भी और मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म के लिए भी। तो फॉर द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म इट रिक्वायर 1 to 2 डिग्री और 1 to 3 डिग्री, यानी कि 1 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड देन द बॉडी टेम्परेचर। जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री में से अगर 3 डिग्री माइनस कर दिया जाए या 2 डिग्री माइनस कर दिया जाए, तो देन जो स्पर्म का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन जो होता है वो अराउंड 34 और 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। That's why the testes are outside the abdomen so that it has lesser temperature. कितना lesser बेटा? 1 से लेके 3 डिग्री तक लेस टेम्परेचर होता है स्क्रोटम में, so that it can means in the testes the sperm formation can occur. Okay, तो ये चीज आ जाता है कि भाई अगर स्पर्म बन मैम अगर कोई पोलर रीजन में रहता है, हाँ पोलर रीजन में रहता है तो उसके अगर कोई पोलर रीजन में रहता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर तो माइनस में भी होगा, तो उसका टेस्टिस का टेम्परेचर फिर उतना ही होगा या उससे 3-4 डिग्री सेल्सियस कम। बेटा सबसे पहली चीज तो साहिल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है,
मुकुल प्लीज इसको स्टॉप करो। हम लोग जो बॉडी है वो टेम्परेचर तो मेंटेन रहेगा। हाँ, तो हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है, हमारा बॉडी टेम्परेचर हरदम मेंटेन रहता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, वेदर वी आर लिविंग इन द पोलर रीजन और वी आर लिविंग इन द ट्रॉपिकल रीजन और इन द टेम्परेट रीजन। आप कहीं पे भी चले जाओ, आपका बॉडी टेम्परेचर उतना ही रहेगा। लेकिन हम आपका अगर जो कोई कंडीशन हम अपनी बॉडी की ऐसे बना के रखें, क्या कि कम कर ले हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर? नहीं, अगर हम खून ऐसा जम जाएगा एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट तो कर दिया जाए एक कि दिन जिससे हाँ, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो, जिससे हमारी बताओ। बॉडी का टेम्परेचर माइनस में चला जाए। माइनस में जाओगे तो मर जाएंगे बेटा, माइनस में जाएंगे तो मर जा जाएंगे, ही नहीं उसको सकते। हाइपोथर्मिया खून जम कहते हैं। जाएगा। जम जाएगा बर्फ, बर्फ में बर्फ जम बन जाएगी पूरे की। मैम तब नहीं मम्मी, होगा फिर। मम्मी बन जाएगा मम्मी, ये वाली मम्मी नहीं, मम्मी मैम जैसे सर्दियों में तो टेम्परेचर, वो बता रही हूँ, मेरे मैम बच्चे बता रही, सर्दियों में बता फिर रही बाहर हूँ, से ही ठंडे होते हैं सिर्फ। मैं बता रही। सबसे पहले चीज क्या होता है कि ये चीज मैं साहिल की क्लियर करना चाहूंगी। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है हुज बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एम्बियंस। सराउंडिंग का कुछ भी बॉडी टेम्परेचर हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है। इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगी कि क्या होता है बेटा। विंटर सीजन में, जब विंटर सीजन होती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, 10 डिग्री, मतलब हमारी बॉडी से मच लेसर। हमारा 37 है और वो 18, 16, 14, 10, 2, 1, 0 कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी से कॉन्टिन्यूसली हीट रेडिएट आउट होती है, क्योंकि आपको ये पता है कि हीट जो होती है वो हरदम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, तो सबको पता है बच्चे। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया और सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो गया, तो हमारी बॉडी से कॉन्टिन्यूसली हीट इज लॉस्ट। अब अगर हीट लॉस्ट होती जाएगी तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी उसको ऐसा नहीं करने देती। हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली क्या करती है, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में आपको पता है एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड दैट एटीपी इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द हीट ऑफ द बॉडी। वो हमारी बॉडी की हीट प्रोड्यूस करने में यूज हो जाती है वो एनर्जी। तो जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हुई वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, जिससे कि जो हीट लॉस हो रही है वो हीट लॉस ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सर्दियों में बेटा वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि वुलन जो होता है वो इंसुलेशन का काम करता है, इंसुलेट कर देता है, यानी अंदर की बॉडी को, अंदर की हीट को बाहर नहीं रेडिएट होने देता और बाहर की ठंडक को हमारी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आने देता, तो जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो वहां पे रहे, तो हमें कंजर्व कर लेते हैं एनर्जी को। तीसरी चीज, आप लोग देखते हो कि सर्दियों में, हरियाणा से बिलोंग करते हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान ने आप लोगों को बहुत अच्छा लग दिया है दैट यू बिलोंग्स टू हरियाणा। सर्दियों में मम्मी आलू के पराठे, मेथी के पराठे, मूली के पराठे, खासकर बथुए के पराठे, गूंद के लड्डू, गाजर का हलवा, और भी पता नहीं क्या 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 क्या, कोई बेसन के लड्डू, ये सारी चीजें क्यों बनाती हैं? ये सब हम लोग घी, रोटी में भी घी रख के सर्दियों में चूरमा बना बना के देती, किस लिए? क्योंकि उस टाइम में आवर बॉडी रिक्वायर मोर फूड टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम लोग इस तरह के डाइट लेते हैं विच कैन प्रोड्यूस फैट रिच डाइट। क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से फैट जो होता है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। समर सीजन में क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 42, 43, 45 और हमारा 37। तो अब गर्मियों में क्या होएगा, बाहर की हीट हमारी बॉडी में अंदर घुसेगी, जब बॉडी में अंदर आएगी तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 से राइज होने लगेगा, तो हमारी बॉडी तो जस्ट वांट टू बी एट 37, तो वो बॉडी क्या करती है, दैट स्टार्ट स्वेटिंग, हमारी बॉडी से स्वेटिंग होने लग जाती है, और जब स्वेटिंग होती है तो वो क्या होएगा, वो स्वेट जब इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेट जब होएगा तो इवेपोरेट होते टाइम इट
टेक्स द हीट फ्रॉम द बॉडी। आप लोगों को याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन, कि जब वेपोराइजेशन होता है तो वो लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट ले लेता है और वो काफी हाई होती है, तो वो हमारी बॉडी से हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है और हमारी बॉडी हो जाती कूल डाउन। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि हाउ आवर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन। अब मैं अतुल के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन पे आती हूँ। अतुल का ही था कि पता नहीं अश्विन का था, जिसका भी था बच्चे, इसके क्वेश्चन पे ये बिल्कुल सही बोला है कि भाई बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर तो सर्दियों में लो हो जाता है और हमारे वो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन से बाहर। तो हाउ दिस गेट चेंजेस, यानी वो अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है। तो आपको सिंपली बता देती हूँ बेटा कि जैसे सपोज ये एब्डोमेन है और ये एब्डोमेन के यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है स्क्रोटम, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है स्क्रोटम। अब ये स्क्रोटम जो होता है ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है टेस्टिस, ठीक है, आगे और पीछे ये, और यहाँ पे ये प्रेजेंट हो गई एपिडिडाइमस, तो ये यहाँ से और फिर ये वास डेफरेंस जाती है और ये इधर की तरफ वापस एब्डोमेन में चली जाती है। ये तो मैंने बनाया टेस्टिस, ये मैंने बनाई वास डेफरेंस और ये मैंने बनाया स्क्रोटम। अब ये स्क्रोटम जो अटैच है और ये है बेटा हमारा एब्डोमेन। ये स्क्रोटम जो एब्डोमेन से अटैच है, इट इज अटैच्ड बाय द मसल्स, ये मसल्स से अटैच है। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन में जब सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है तो ये जो मसल्स है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जैसा अगर सपोज ये स्क्रोटम मैं बोल रही हूँ और ये एब्डोमेन है, तो ये मसल्स अगर रिलैक्स होगी तो स्क्रोटम विल बी फार अवे फ्रॉम द बॉडी, एब्डोमेन से दूर होगा। मैं इसको इसमें ड्रॉ कर देती हूँ कि अगर सपोज गर्मी है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये गर्मी है तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाएगी एंड स्क्रोटम जो होगी यानी टेस्टिस विल गेट अवे फ्रॉम द एब्डोमेन। टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से अवे हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने इतनी सी बनाई है, यहाँ पे मैंने ये इतना बड़ा बना दिया, ठीक है, ये इतना सा है और ये बड़ा है, यानी यहाँ पे मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स। ओके, तो जब रिलैक्स हो गई तो ये अवे हो गई तो ये बॉडी की हीट नहीं ले पा रही है। तो बॉडी की हीट नहीं ले पा रही है तो बॉडी का हीट कितनी है 37 और इसकी हीट कितनी है लेस देन 37 यानी कि 34 35। तो व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द बॉडी तो ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। अब बात आती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन में क्या होगा, ये तो हुआ समर में। अब ड्यूरिंग द विंटर सीजन व्हाट हैपन, सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो जाता है बेटा। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो जाएगा तो नेचुरली स्क्रोटम का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। तो अब ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट होके जो स्क्रोटल पाउच है दैट कम्स नियर टू द बॉडी, जो स्क्रोटल पाउच है वो अब एब्डोमेन के बिल्कुल अटैच हो जाएगा। तो जब वो अटैच हो जाएगा तो वो एब्डोमेन से हीट को गेन कर लेगा और हीट को गेन कर लेगा तो जो इसकी बॉडी से हीट रेडिएट हुई जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कम हुआ वो वापस से ये अपना टेम्परेचर गेन कर लेगा। तो दिस इज हाउ द स्क्रोटम हैज मेंटेन्ड इट्स टेम्परेचर लेसर देन 1 to 3 degree Celsius from the temperature of the abdomen, either moved away from the abdomen during the summer season and moved towards the abdomen by